चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जीएस और जीके। इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो हाल ही में हुए एग्जाम आरपीएफ एसआई 2024 का आंसर की से क्वेश्चंस लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन पर मतलब पॉइंट पहला है, उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। दूसरा है, वह लाहौर का गवर्नर था। और ऑप्शन तीसरा है, पॉइंट तीसरा, उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, केवल 1 और 3, यानी कि दूसरा जो है वह गलत है। दूसरा ये क्या है कि गलत है। ठीक, वह लाहौर का नहीं। इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, तो यह बदायूं का गवर्नर था। तो लिख लेंगे कि यह इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, तो यह इसी के आगे लिख लीजिए बदायूं। यह बदायूं का गवर्नर था। ठीक, इस चीज़ को रखेंगे। यही दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, लाहौर का नहीं था। ठीक, थोड़ा सा और इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं। तो यह पॉइंट बना लीजिएगा, यह 1211 ईस्वी को गद्दी पे बैठा। और दूसरा, इसने राजधानी लाहौर से कहाँ पे लाया, लाहौर से दिल्ली। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इल्तुतमिश जब गद्दी पे बैठता है तो उस समय दिल्ली सल्तनत का राजधानी कहाँ था, वो था लाहौर में। लेकिन इसको फिर यह दिल्ली लेके आता है। उस समय सल्तनत का राजधानी कहाँ थी, लाहौर में। फिर उसको वह दिल्ली शिफ्ट करता है। तो याद रखेंगे। और इसी ने तीसरा पॉइंट याद रख लीजिए कि पूछता है, इसने एकता प्रणाली की शुरुआत किया था। एकता प्रणाली की शुरुआत किया, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो इल्तुतमिश से इसको ये 2-3 पॉइंट है, इसको एक्स्ट्रा याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई थी। तो कितने से अधिक, 30 करोड़ से अधिक। तो देख लीजिए, समूह पूछा है, राज्य समूह पूछा है कि सिंगल राज्य का नहीं, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ऑप्शन चौथा सही है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों का 30 करोड़ से अधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी। तो 2011 के अनुसार। तो यहाँ पे कुछ और फैक्ट याद रख लीजिएगा जनगणना 2011 के अनुसार। पहला है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, 17.5%। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत का जनसंख्या है। ठीक, और लिंगानुपात दूसरा याद रखिएगा, भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात तो यह है 943। किसके हिसाब से, जनगणना 2011 के अनुसार कितना है, 943। ठीक, और तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे अधिकतम तो हो गया, अधिकतम जनसंख्या किसकी है, ये जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का। लेकिन सबसे न्यूनतम कहाँ का है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि सिक्किम क्या है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ की जनसंख्या कितने, 0.05% भारत की जनसंख्या का सिक्किम में जनसंख्या है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को भी कि भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत सिक्किम में है, तो 0.05% जनसंख्या है। यह सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। क्या है, यह राज्य है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, भारत में हार्नबिल त्यौहार किस महीने मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिसंबर। हार्नबिल त्यौहार मनाया कहाँ जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो यह मनाया जाता है कहाँ पे, नागालैंड में। नागालैंड का यह त्यौहार है। कब से यह शुरू होता है, तो दिसंबर में मनाया जाता है और शुरू होता है 1 दिसंबर से, और 10 दिनों तक यह चलने वाला त्यौहार है। और क्यों 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर से शुरू होता है क्योंकि इसी दिन नागालैंड का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG यानी कैग से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 148। 148 किससे संबंधित है, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG से संबंधित है। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख लीजिएगा। इसकी पहले नियुक्ति कौन करता है, तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष
या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो। अगर मान जाइए कि 65 वर्ष उसका कंप्लीट हो जाता है 3 ही साल में, वो बनता है आज, और आज के 3 साल बाद उसका 65 वर्ष पूरा होता तो 3 साल तक ही कार्य करेगा, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा, या तो 6 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। इसी को क्या कहा जाता है, सार्वजनिक धन, जो पब्लिक मनी होता है उसका इसको संरक्षक कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती, किसकी खेती, तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी है, तो वह राज्य भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का होगा? तो सही जवाब होगा दक्षिण भारत का। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नवपाषाण स्थल भिराना डैश डैश राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा हरियाणा। यानी कि जो नवपाषाण स्थल है भिराना, वो कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अब कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के समय के कुछ स्थल लिख लेते हैं कि जो कि एग्जाम में बार बार पूछता रहता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले गुजरात का देख लेते हैं। गुजरात में कौन सा है? लोथल, लोथल। ठीक, याद रखेंगे ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारे हैं, ये नवपाषाण से नहीं है। ठीक, फिर दूसरा है धौलावीरा। धौलावीरा भी कहाँ है? धौलावीरा ये भी गुजरात में है। फिर रंगपुर, रंगपुर ये कहाँ पे है? सब गुजरात में है। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कालीबंगन है। यहाँ पे कौन सा है? कालीबंगन, कालीबंगन स्थल यहाँ पे स्थित है राजस्थान में। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। लोथल, लोथल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। ठीक, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से व्यापार होता है, समुद्र के माध्यम से होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार किया गया? तो किसके लिए? भारत की जो संगीत विरासत है उसकी आधुनिक शिक्षा की बात कर रहा है। तो यह पंडित विष्णु नारायण भातखंडे में इनका भूमिका है। ठीक, याद रखेंगे। भातखंडे भवन भी है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। वहीं पे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार या शहर में रोजगार उत्पन्न करने के लिए, स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए योजना चली थी। चलिए आगे देख लेते हैं। गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम यानी काल के हिसाब से क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन महसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद। तो ये क्या है? सही क्रम है। इससे पहले भी कुछ शासक हुए हैं और इससे कुछ बाद में भी हैं, तो ये बीच में से दिया हुआ है क्रम सजाने के लिए। तो यह कौन सा है? गुलाम वंश के से संबंधित है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं गुलाम वंश के बारे में। ठीक, तो गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? यहाँ पे लिख लेते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? तो यह 1206 में होती है। और संस्थापक कौन है? संस्थापक, संस्थापक तो संस्थापक लिख लेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक गुलाम वंश का क्या है? संस्थापक है, याद रखेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? यह गोरी का या गौरी का गुलाम था, तो याद रखेंगे। और यही गुलाम वंश का स्थापना करता है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और कब होता है? 1206 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? तो पूछ रहा है कि किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वनों में, याद रखेंगे। अब वहीं पे मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन को याद रखेंगे, यह तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। तटीय मैदान मतलब जो समुद्री हैं, कुछ जो बड़े बड़े नदियाँ हैं, उनके तटीय मैदानों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन या मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब इसमें कई प्रकार के होते हैं, शुष्क होते हैं, शीत, ये क्या बोलते हैं, शीत वाले होते हैं। तो पर्णपाती वन क्या है? यह मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और कांटेदार वन क्या है? रेगिस्तानीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पे सूखा पड़ता है, चाहे थार का रेगिस्तान हो गया, चाहे जो भी है। तो जहाँ भी रेगिस्तान है वहाँ पे कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो रेगिस्तानीय क्षेत्रों में कांटेदार वन पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा
स्रोत का प्रयोग किया जाता है। तो पूछ रहा है कि भारत में जो निर्धनता है उसका अनुमान लगाने के लिए किस डेटा का यानी किस डाटा का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें प्रयोग होता है घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के माध्यम से भारत में निर्धनता या गरीबी का पता लगाया जाता है या उसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो राष्ट्रीय जनगणना डेटा, तो ये तो जनगणना से संबंधित है। कृषि उत्पाद, इसमें अनाजों का उत्पादन का डाटा रखा जाता है। और राष्ट्रीय आय में नेशनल इनकम यानी कि जो भी देश का खर्चा है, व्यय है, जो भी इनकम है उसके बारे में डाटा रखा जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो अल्पसंख्यक समूह है, चाहे वह धर्म से हो या भाषा के आधार पर हो, वो अपने पसंद के अनुसार शैक्षणिक यानी कि शिक्षा का संस्थान स्थापित कर सकते हैं तथा उसका प्रशासन अधिकार करेंगे। तो यह अनुच्छेद 30 में दिया गया है। यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। ठीक, तो याद रखेंगे कि अनुच्छेद 30 में कहा गया है यह बात। वहीं पे कुछ और भी आर्टिकल देख लेते हैं, जैसे आर्टिकल 29 इसमें कहा गया कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार दिए जाएंगे। तो याद रख लेंगे या लिख लेंगे, मैं एक बार और बोल देता हूँ, अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार दिए जाएंगे। फिर अगला है आर्टिकल 26 में कहा गया धार्मिक संस्थानों के संचालन की स्वतंत्रता होगी, यानी कि जो भी धार्मिक संस्थान होंगे उन्हें संचालित करने के लिए स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं। वहीं पर आर्टिकल 27 भी क्या है, अल्पसंख्यक से ही संबंधित है। किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट है, यानी कि मान जाइए कि कोई भी अल्पसंख्यक धर्म है और उसको अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना यानी शैक्षिक स्थान करना है, तो जो भी उसमें खर्च होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि कर से छूट दिया गया है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। ये 31 आर्टिकल 30 हो गया, अनुच्छेद 30, 29, 26 और 27, इन सबको याद रखिएगा, एग्जाम में इनसे पूछ लेता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति का विचार डैश के संविधान से लिया गया, यानी कि यह जो सोर्स है उससे क्वेश्चन है कि सोर्स से क्वेश्चन है, तो यह रूस से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है, जो प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, उसमें यह कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अब वहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो भी संविधान के स्रोत हैं। अब देखेंगे हम लोग, पहले रूस से एक तो ये पता चल गया, अब रूस से और भी है, जैसे मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, तो रूस से फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है। ड्यूटी जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। वहीं जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। अमेरिका से तो बहुत ज़्यादा लिया गया है। जैसे अमेरिका से क्या लिया गया है, प्रस्तावना। वहीं प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना का जो विचार है वह कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। फिर आगे संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान ही सर्वोच्च होगा देश में, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी यूएसए से यानी कि अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिख लीजिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, यूएसए से लिया गया है। फिर न्यायिक पूर्वावलोकन, जो आर्टिकल 32 है, उसको कहाँ से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है। वहीं पे एक और इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ऑप्शन में नहीं है, ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ से भी बहुत से सोर्स लिए हैं संविधान के लिए। तो जैसे एकल नागरिकता कहाँ से लिए हैं, एकल नागरिकता हम लोग कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हुए हैं। ठीक, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। फिर संसद का जो शासन प्रणाली है वो भी कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है, यानी संसदात्मक प्रणाली शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। विधि का शासन ये भी कहाँ से लिया गया है, विधि का शासन ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद का विशेष अधिकार है, संसदीय
जो संसदीय विशेषाधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है ऐसे ही, हो सकता है कि RFSI में ये क्वेश्चन पूछा है, कांस्टेबल में कुछ और पूछा होगा, आने वाले NTPC में भी सोर्स से पूछ दे कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। इसमें पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश में। यहाँ पे राज्य नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछा, UT पूछा, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। ठीक, तो यह है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह क्या है, UT में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है। और सबसे अधिक कहाँ पे जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में, तो याद रखेंगे दिल्ली का है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है। याद रखेंगे कि क्या है, लक्षण नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक, तो ये है उल्टी। ठीक, उल्टी क्या है, साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है। और सब क्या है, ये लक्षण हैं इसके, याद रखेंगे। जैसे प्रवाहिका, बुखार आना, पेट में ऐंठन, ये सब क्या है, साल्मोनेला संक्रमण का लक्षण है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान IMD के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है। तो यह होता है पोस्ट मानसून। पोस्ट मानसून इसका ये सही जवाब है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर, ये अक्टूबर से क्या है, दिसंबर के बीच में कौन सा ऋतु देखी जाती है, पोस्ट मानसून, यानी कि मानसून के बाद का जो भी मानसून होता है, यानी लौटते हुए मानसून का बात कर रहा है। प्री मानसून क्या है, जो मानसून होता है उससे पहले का, सर्दी तो दिसंबर से आपका मार्च तक चलने वाला है। मानसून समय आप मान लीजिए इंडिया में तो 15 जून से होता है, लेकिन ऐसे बारिश अच्छी जुलाई से होती है, तो जुलाई से आप लोग अक्टूबर तक मान सकते हैं या कुछ मिड नवंबर तक। ठीक, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा एक बार आप लोग ज्योग्राफी से, ऐसे टॉपिक जो भी भारतीय मौसम विज्ञान से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2024 में सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो 2024 में BSF की स्नाइपर कौन बनी है, तो सुमन कुमारी बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के संस्थापक कौन है। तो संस्थापक कौन है, तो इसका सही जवाब होगा विक्रम साराभाई। ठीक, इस चीज़ को याद रखेंगे। वहीं पे डॉक्टर होमी जे भाभा, ये परमाणु का जो भी है संस्थान या जो परमाणु कार्यक्रम है उसके जनक हैं भारत में। ठीक, परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है, डॉक्टर जे होमी भाभा जी हैं। APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रख लीजिएगा। वहीं बात करते हैं थोड़ा सा ISRO के बारे में। तो इसकी स्थापना कब होती है, ISRO की स्थापना कब होती है, तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है ISRO की। तो इसका स्थापना याद रख लेंगे। आप लोगों के लिए है, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि इस समय ISRO के प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है। यानी कि जो देश का, यानी राष्ट्र के, किसी भी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का, यानी जो भी अर्थव्यवस्था है उसका क्या स्थिति है, उसको जानने के लिए कौन सा माप इम्पोर्टेंट है, यानी मुख्य माप है, तो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको ही क्या किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा ही माप इसका किया जाता है। वहाँ के GDP यानी उसका आर्थिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है, यही माप है। वहीं पे राष्ट्रीय आय की बात कर लें तो राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय क्या है, एक लेखा वर्ष, यानी हम लोगों का जो भी लेखा वित्तीय वर्ष चलता है उसमें अंतिम जो प्रोडक्ट उत्पन्न होता है, वो सेवा हो या वस्तु हो, गुड्स हो या सर्विस हो, उसमें उत्पादित जो भी अंतिम उत्पाद है उसी का जो मूल्य है, सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक, अंतिम उत्पाद का जो मूल्य है उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को भारत के किस राज्य का
नया गृह सचिव नियुक्त किया, तो उत्तर प्रदेश का। यहाँ से देखिए इस टॉपिक में हो सकता है कि चेंज हो जाए, करंट अफेयर्स का सवाल है, तो ये क्वेश्चन लेने का मेनली कारण ये है कि देखिए कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक। तो सभी राज्यों का जो भी गवर्नर है, ठीक, गृह सचिव हैं, सीएम है, ये सब आप लोग एक बार याद करके जाइएगा एग्जाम में। ग्रुप डी में तो ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछता है, ठीक। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो उस्ताद अल्लादिया खान, याद रखेंगे। यह जयपुर अतरौली घराने के की स्थापना यानी संस्थापक कह सकते हैं कि हैं, और किसके लिए? तबला वादन के क्षेत्र में इनका योगदान है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो पदेन राज्यसभा का सभापति होगा, यानी कि राज्यसभा का वह सभापति होगा। वो ऐसा नहीं है कि नियुक्त किया जाएगा कुछ भी, जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वह कन्फर्म है कि राज्यसभा का पदेन सभापति बनेगा। यही होता है पदेन। पदेन का मतलब क्या होता है कि मतलब वो उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, उसी समय वह राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है, ठीक, याद रखेंगे। चलिए इसे कुछ आर्टिकल हैं, जैसे उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद, यानी भारत में उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, तो आर्टिकल 63 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का कार्य और शक्ति क्या है? अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 67 में राष्ट्रपति का महाभियोग है, और अनुच्छेद 71 में क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव और विवाद, यानी चुनाव होता है और कोई विवाद आता है तो उससे संबंधित सारे प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं। और आर्टिकल 67 में महाभियोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे और किस प्रकार किस विधि से चलाया जाएगा और क्यों चलाया जाएगा, ये सब किसमें है? आर्टिकल 67 में। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान, पीछे हम लोग उपराष्ट्रपति की बात किए, यहाँ पे राष्ट्रपति की बात कर रहा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान डैश के संविधान से लिया गया है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। यह एक प्रकार से क्या है? संविधान के स्रोत से क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया संविधान में? तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। और यूएसए से क्या लिया गया है? अभी हम लोग पीछे देख के आए हैं, फंडामेंटल राइट यहीं से लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, न्यायिक प्रावलोकन हो गया, ये सब कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। आगे कुछ आर्टिकल देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, जैसे अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद हो गया, 53 में राष्ट्रपति का कार्य क्षेत्र, 54 आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया, 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो गया, और अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति का महाभियोग। तो राष्ट्रपति का महाभियोग किस में है? 61 में है, ठीक। 72 है क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 72 में है। फिर आर्टिकल 123 यह राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें दिया गया है, अनुच्छेद 131 में। और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श है, यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वो परामर्श बाध्यकारी नहीं होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारे आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित याद रख लीजिएगा। मेनली अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग हो गया, 123 अध्यादेश, और 143 राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श हो गया, और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम, पूर्व से पश्चिम का जो भी ये सही क्रम है ये दिया गया, तो ये ऑप्शन तीसरा सही होगा, 1 4 3 2, यानी कि पहले सुंदरबन, फिर सिमलीपाल, उसके बाद अचानकमार, अमरकंटक, और उसके बाद पंचमढ़ी। तो ये इसका क्रम है पूरब से पश्चिम की ओर। यहाँ से इसे बनाएंगे तो पूरब से जब पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो ये बायोस्फीयर रिजर्व पड़ेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी है? तो अरविंद अडिग ने लिखा है, कौन सा? द व्हाइट टाइगर। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट है
अरुंधति राय, इनका एक बुक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक, तो इस चीज़ को याद रख लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। यह माइन बुकर पुरस्कार विजेता बुक भी है ये जो है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कई बार कई एग्जामों में पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? ध्यान रखेंगे नहीं जुड़ा है, तो यह है केरल। केरल इससे जुड़ा नहीं है। और सब क्या है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब जुड़े हुए हैं। ये कहाँ से? दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई होते हुए फिर यह एक क्या है कि चतुर्भुज बनाता है, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहा जाता है। ये चारों महानगरों को जोड़ने के लिए किया गया। इसी के बीच में आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक, बाई रोड, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यही है क्या है? राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क योजना है, एक प्रकार से एक या ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को हराकर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है पेरिस 2024 में। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाँ देखिए यहाँ पे आप लोग पेरिस यानी ओलंपिक के जितने भी टॉपिक हैं ये आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, कौन सा किस खेल में पदक जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो यह आर्टिकल 120, यह संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पर्दे यानी स्क्रीन पर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक कहलाते हैं। यहाँ पे वास्तविक होगा। आभासी क्या होता है? आभासी पर्दे पे उसका प्रतिबिंब नहीं बनता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। बस वो दिखाई देगा, लेकिन उसका अगर हम लोग चाहेंगे फिल्म बना लें या कहीं पे उसको प्रदर्शित कर लें तो वो नहीं बनेगा। आभासी और वास्तविक का यह पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब कहलाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। भारत में वहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो सैयद अहमद बरेलवी, याद रखेंगे, यह वहाबी आंदोलन के नेता हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मोहम्मद इकबाल ने। और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। याद रखेंगे फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या कह लेते हैं? इसी को हम लोग मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे फार्मिक अम्ल को ही कहीं मेथनोइक अम्ल भी लिख के दे देता है। बिच्छू के डंक में भी यही पाया जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो ये चींटी के डंक में। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे ऑक्सैलिक अम्ल का है, ऑक्सैलिक एसिड का है, तो यह किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। फिर क्या है? लैक्टिक अम्ल, यह दही में या खट्टा दूध में, जहाँ भी दूध का बात है, दूध से संबंधित है, वहाँ पे क्या लैक्टिक एसिड हम लोग मार्क करेंगे, तो ये खट्टे दूध और दही में पाया जाता है। फिर एसिटिक अम्ल क्या है? यह सिरका में पाया जाता है। यह सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। और यह क्या हो गया? दही में हो गया। और यह ऑक्सैलिक क्या हो गया? टमाटर में। ठीक, और एक आध दो है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में पाया जाता है। याद रखेंगे सिट्रिक अम्ल यह किस में पाया जाता है? यह नींबू में, संतरा या नींबू में पाया जाता है। याद रखेंगे। फिर टार्ट्रिक अम्ल इमली या अंगूर में पाया जाता है। ठीक, टार्ट्रिक अम्ल यह इमली में पाया जाता है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।